दौड़ का मैदान अर्थात जिसमें देखेंगे हम मैदान का अर्थ होता है पाठ्यक्रम और दौड़ का अर्थ है छात्रों के अनुभव एवं उनके कार्य क्षेत्र। जैसा कि हम इसका अर्थ समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे 100 किलोमीटर एक धावक दौड़ता है तो वो 100 किलोमीटर ही जाके रुकेगा, ना कि उसके पहले रुकेगा या फिर उसके बाद रुकेगा। अर्थात यह पाठ्यक्रम हमें निश्चित करता है कि हमें कितना लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एक शिक्षक और एक अध्यापक को कितना समय, कितना सीमा और कितना निश्चित दायरा पार करना रहता है। तो पाठ्यक्रम से हम ये निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पाठ्यक्रम की परिभाषा। अंतर्गत हम देखेंगे कि मैक्सवेल के अनुसार पाठ्यक्रम को विद्यालय द्वारा दिए गए पर्यावरण के फलस्वरूप ऐसे अनुभव जैसे अधिगम कुशलताओं का और आदतों एवं व्यवहार का योग है, जिनमें बालक अपना एक अंग बनाता है और उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत आप खेलकूद कई एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज न देते हुए हम उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज में आप खेल करवा सकते हैं, उनसे योगा करवा सकते हैं, स्पोर्ट्स में और भी कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं, कंपटीशन करवा सकते हैं। तो ये सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। अब पाठ्यक्रम में देखेंगे कि हम पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करते हैं। से देखते हैं कि हम पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए हमको किन किन घटकों की आवश्यकता पड़ती है। तो पाठ्यक्रम के लिए पहले अध्यापक, टीचर होने की जरूरत है, स्टूडेंट की भी जरूरत पड़ती है और शोधकर्ता जो रिसर्च करता है कि पाठ्यक्रम के तैयार करने के लिए क्या क्या जरूरत होनी चाहिए या फिर क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो ये तीनों के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम जब पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो उनमें ये घटक होना चाहिए कि बच्चों को उनके ज्ञान के क्षेत्र में कहाँ तक हम प्रवेश करवा रहे हैं या कहाँ तक हम उनको ले जा रहे हैं, जिसमें कई मेथड या कई विधियों का प्रयोग करते हुए, जिसमें सबसे पहले दृष्टांत सामग्री या दृष्टांत विधि, जिसको उदाहरण विधि भी बोला जाता है, उदाहरण विधि के माध्यम से हम अध्यापक उसको पढ़ाता है और अध्यापक के जरिए जो भी बच्चों को निर्देशन या परामर्श दिया जाता है, चाहे वो विशेषज्ञ हो चाहे टीचर्स हो, किसी के भी जरिए जो निर्देशन या परामर्श दिया जाता है उसको आगे पर्यवेक्षण व प्रशासन के नज़र में या उनके देख रेख के तहत आगे बढ़ाया जाता है और बच्चों का परीक्षा के जरिए मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्यांकन करने के बाद फिर से वही प्रक्रिया आ जाती है, जिसमें पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए हम विद्यार्थी, शोधकर्ता, अध्यापक के साथ साथ कुछ विधियों का प्रयोग करके निर्देशन और परामर्श देते हुए पर्यवेक्षण की सहायता से, प्रशासनिक माध्यम की सहायता से उसकी देख रेख करते हुए या फिर उसकी नज़र में हम परीक्षा और मूल्यांकन लेते हैं। कि पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले है सक्रमता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिविटी। अर्थात हम जब किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए पहले हमें एक्टिव होना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है। तो सक्रमता बहुत जरूरी है, जिसमें देखते हैं कि बालक के मानसिक स्तर को देखते हुए उसे धीरे धीरे आगे पढ़ाना। जैसे कि कोई बालक पहली में है तो उसको हम डायरेक्ट 5वीं की पुस्तकें नहीं पढ़ाएंगे, हम उसको पहले की जो बातें हैं वो बताएंगे, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। ऐसे हम धीरे धीरे उनके मानसिक स्तर की ओर बढ़ाते हुए उनकी आयु को देखते हुए जो कार्य करवाते हैं या जो पढ़ाते हैं वो सक्रमता। दूसरा है पर्याप्तता, इनफनेस, इंग्लिश में है इनफनेस। पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए ये भी ध्यान देना जरूरी है कि बालक को हम कितना समय देते हैं पढ़ाने के लिए। अगर हम 45 मिनट की क्लास है लेकिन हम हमको सिर्फ 15 मिनट की क्लास लेके छोड़ देते हैं तो ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है।
क्लास है लेकिन हम उनको 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, तो ये भी उनके स्तर के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्तता मतलब ये होता है कि हम एक निश्चित समय सीमा को देखते हुए जो न ज़्यादा कम न ज़्यादा एक पर्याप्त पाठ्यक्रम उनके हिसाब से हो। तीसरा है संबद्धता, रिलेशनशिप। ये नाम से समझ में आ रहा है, संबद्धता मीन्स होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से संबंधित हो, या फिर एक जो विषय वस्तु है वो दूसरे विषय वस्तु से मैच करता हो, उससे रिलेटिव हो, वो उसके संबंध में आए। जैसे कि हम डायरेक्ट किसी का प्रकार नहीं पढ़ाएंगे, पाठ्यक्रम का हम डायरेक्ट प्रकार में पढ़ाएंगे। हम पहले अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, फिर उसके बाद हम पाठ्यक्रम के प्रकार में आएंगे। मतलब एक दूसरे से वो जुड़ा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पहले की क्लासों में कि पहले क्या होता है, पहले जो पढ़ते हैं हम वो दूसरे आगे जब पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। वो जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वो डिटेल होता जाता है, मतलब एक दूसरे से लेकिन संबंधित होते हैं। चौथा निरंतरता, कंटिन्यूटी। इसमें पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए हमें इस बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं तो वो निरंतर हो, मतलब वो कंटिन्यूटी उसकी प्रक्रिया हो, वो गत्यात्मक हो, जिसमें सक्रमता को भी ध्यान दिया जाता है, पर्याप्तता को भी ध्यान दिया जाता है और संबद्धता को भी ध्यान में रखते हुए वो बच्चे के आयु स्तर और उसकी मानसिक प्रक्रिया को देखते हुए वो आगे बढ़ा रहा है कि नहीं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। निर्माण की को ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से तत्व होते हैं। एलिमेंट ऑफ करिकुलम। तो इसमें सबसे पहले उद्देश्य का होना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव ये होना बहुत जरूरी है पाठ्यक्रम। उसके बाद है पाठ्य वस्तु, इसको बोलते हैं सिलेबस। और तीसरा है शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। फिर मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ये है पाठ्यक्रम के तत्व जिसमें उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य में क्या होता है, हम जब भी कोई अधिगम करते हैं तो अधिगम करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम एक उद्देश्य लेकर चलें। जैसे कि आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि अगर एक नाविक है जो बिना पतवार के अपने बालक को समुद्र में चल रहा है और अपने बालक को बिना पतवार के वो ले जा रहा है, तो वो नाव किसी भी तरह लहर के साथ कहीं ना कहीं जाके किनारे पे रुकती है, लेकिन एक दिशा में नहीं जाती है। तो सिर्फ उद्देश्य का होना उस पतवार में नौका के समान है जिसमें बालक लहर के थपेड़े खाते हुए कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन उद्देश्य होगा तो वो सही समय में निश्चित दिशा में अपने किनारे पर, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। तो उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है अधिगम परिस्थितियों में। उसके बाद में उद्देश्य के साथ साथ पाठ्य वस्तु। हमें जब तक हमें उद्देश्य क्या प्राप्त करना है ये हमें मालूम नहीं होगा, हमें पाठ्य वस्तु हमें पता नहीं होगा, विषय क्या लेना है ये नहीं मालूम होगा, तब तक हम उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और इस पाठ्य वस्तु को देखने के लिए, समझने के लिए हमें शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग बच्चे अलग अलग मानसिक स्तर के होते हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन अगर एक शिक्षक सिर्फ एक ही मेथड को लेते हुए पढ़ाएगा तो उसमें उनकी
ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप उनके व्यवहार को देखते हुए उनकी टीचिंग मेथड चेंज करते जाएंगे तो वो सही तरीके से जल्दी समझ पाएगा। और इन तीनों के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि मूल्यांकन उसका सही हो रहा है। मूल्यांकन करना होता है, अध्यापक का अपना मूल्यांकन करना होता है और अध्यापक का अपना मूल्यांकन करना होता है और विद्यार्थी का मूल्यांकन करना होता है कि जिसने जितना पढ़ाया गया वो उसको कहाँ तक समझ में आए। तो ये पाठ्यक्रम के तत्व में ये चारों तत्व आते हैं। देखते हैं पाठ्यक्रम का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, जिसमें सबसे पहले है क्रियाशीलता का सिद्धांत। एक्टिविटी ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता, जब तक पाठ्यक्रम निर्माण करने के पश्चात हमें ये देखने में मिला कि हम जब तक सक्रिय नहीं होंगे हम अपना पाठ्यक्रम या अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसी प्रकार पाठ्यक्रम सिद्धांत में हम देखते हैं कि एक बच्चे की को देखते हैं कि क्रियाशीलता मीन्स होता है कि बच्चों को हम जब ज्ञान देते हैं तो वो सिर्फ सैद्धांतिक या किताबी ज्ञान ना होकर वो प्रैक्टिकली प्रायोगिक ज्ञान होना चाहिए, जिसमें बच्चे करके सीखते हैं। जब हम किसी बात को सिर्फ बोलते हैं तो वो सिर्फ सुनने का काम करते हैं, तो उससे उनके एक सेंस कार्य करते हैं। जब हम उनको दिखाते हैं तो उनमें दो सेंस कार्य करते हैं, एक तो देखने का, दूसरा सुनने का। लेकिन जब हम उनको करके दिखाते हैं तो वो तीन सेंस काम करने लग जाते हैं, जिससे वो जल्दी और ज़्यादा समय तक उस बात को याद रखते हैं। तो क्रियाशीलता यही है कि हम उनको प्रैक्टिकली नॉलेज दें। दूसरा जो सिद्धांत है वो है फंड का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे का जब हम पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो उस समय उनकी आयु, उनका स्तर, उनकी आवश्यकताएं, उनका व्यवहार, इन सबको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है जो फ्लेक्सिबल होता है। मीन्स जैसे एक उदाहरण की तरह मैं समझाऊँ, उदाहरण लेकर कि जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको हम बड़ा कपड़ा नहीं पहनाते हैं, सिर्फ उनके साइज का पहनाते हैं। एक बड़ा है बच्चा तो वो छोटा कपड़ा नहीं पहनेगा, वो साइज का ही पहनेगा। तो इससे क्या है, उसके अनुरूप हम कुछ जो ज्ञान देते हैं वो कहलाता है लचीलेपन का सिद्धांत, जिसमें कोई आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं करना, प्रेशर नहीं देना, बच्चों के अनुरूप उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, उनके आयु को देखते हुए, उनके स्तर को देखते हुए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है वो कहलाता है लचीलेपन का सिद्धांत में आता है। तीसरा है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। आपने देखा होगा उपयोगिता या उपयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है तो हम वो काम करते हैं, हमारे लिए ज़रूरत नहीं होती है हम वो काम धीरे धीरे छोड़ देते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो हमारे पर्यावरण में चल रहा है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में चल रहा है, उसके अनुरूप हम पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं और जो ज़रूरत नहीं है उसको हम आउट ऑफ सिलेबस कर देते हैं, पाठ्यक्रम से बाहर निकाल देते हैं। तो हम हमारे लिए जो जरूरी रहेगा, बालक के लिए जो जरूरी रहेगा, उसको हम इस पाठ्यक्रम के तहत शामिल करते हैं। ये सिद्धांत उसी के अंतर्गत आता है। चौथा है रचनात्मकता का सिद्धांत। रचनात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स कुछ
नया निर्माण करना, कुछ नया रचना करना। तो पाठ्यक्रम निर्माण करने के पाठ्यक्रम जब हम तैयार करते हैं, पाठ्यक्रम जब तैयार किया जाता है तो उस समय ये भी ध्यान में दिया जाता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा है या क्रिएटिविटी उनमें कितनी है, उसको हम उभारें, उनमें जो प्रतिभा है उसको निखारें। तो इस पाठ्यक्रम के तहत रचनात्मकता का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये सिद्धांत में। अगर आप किसी बच्चे की प्रतिभा को नहीं निखार पाए तो वो पाठ्यक्रम अधूरा माना जाता है। इसमें उनके अंदर जो छिपी हुई भावनाएं हैं, जो प्रतिभा है, उनको बाहर निकाला जाता है। अगला जो पाठ्यक्रम है, उनका सिद्धांत है, उसमें है मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत। सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल। इस सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाता है कि बच्चों का उनकी आवश्यकताएं, उनकी रुचियां, उनका मानसिक स्तर, उनका बौद्धिक स्तर, मतलब इसमें हम कह सकते हैं बच्चों का सर्वांगीण विकास करने हेतु जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। छठवां है सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल आइडियल्स। समाज में रहना है तो समाज के साथ हमें मिलजुल कर उसके साथ चलना होगा। तो उसमें हम आदर्श तैयार करते हैं, जिसमें देखते हैं कि समाज में सद्व्यवहार, ईमानदारी और आदर्शों में ये भी देखा जाता है कि मनुष्य का, बालक का सामाजिक व्यवहार कैसा है, उनकी सहभागिता कैसी है लोगों के बीच। क्योंकि सिर्फ पाठ्यक्रम निर्माण करने से हम स्कूल में ही रहेंगे ऐसा नहीं होता, समाज के साथ रहना पड़ता है, समाज के साथ मिलना पड़ता है। तो इसलिए उनके व्यवहारों को भी देखकर चलना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत में यही बताया जाता है। अगला जो सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का सिद्धांत, जिसमें डेमोक्रेसी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें ये देखा जाता है कि आप जब तक आप दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, आपका सम्मान नहीं मिलेगा, आपको अपना सम्मान नहीं मिलेगा। तो लोकतंत्र यही बताता है कि आपको दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। आपकी कार्य क्षमता कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने लोगों से कैसे मिल रहे हैं, उनके हिसाब से आप कैसे काम कर रहे हैं, ये सभी इन बातों का ध्यान इनमें रखा जाता है। आठवां जो सिद्धांत है वो है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चा कितना अनुभव है, उस अनुभव के हिसाब से वो आगे कितना अधिगम करता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उनको ये तैयार किया जाता है। नौवां है दूरदर्शिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो दूर की चीजें या क्या बोलेंगे, दूरदर्शिता का सिद्धांत में ये भी देखा जाता है कि बच्चे को अनुभव के साथ साथ उनको टेक्निकली कितना नॉलेज है। इसमें तकनीकी में शिक्षा का प्रयोग करते हुए हम इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। 10वां है अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। इसमें क्या है, जब अवकाश दिया जाता है तो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, उस गृह कार्य को वो कितना सदुपयोग कर सकते हैं ये ध्यान में रखा जाता है। 11वां है उच्च कक्षाओं की आवश्यकताओं का सिद्धांत, जिसमें निम्न कक्षाओं के साथ साथ उच्च कक्षाओं में वो कितना फायदेमंद है पाठ्यक्रम, उसको भी ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, जो बालक को आगे चलकर उनके व्यवसाय के लिए, उनके आगे कक्षा हेतु वो उसको प्रभावित करता है, वो उसको सहयोग करता है। तो इस प्रकार से हम सिद्धांत पाठ्यक्रम का देखते हैं। देखा कि पाठ्यक्रम निर्माण
करने के लिए हमें पाठ्यक्रम का अर्थ पता होना चाहिए। उसकी परिभाषाओं को देखते हुए हम उसमें घटक क्या क्या होना चाहिए ये देखा। घटक के बाद पाठ्यक्रम के तत्व कितने हैं, तत्व को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये ध्यान में रखें। उसके बाद में पाठ्यक्रम का सिद्धांत देखें, जिसमें 13 सिद्धांत हैं जो अभी मैंने 11 सिद्धांत बताए।